नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप मस्त और स्वस्थ होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज चर्चा करेंगे हम विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो विज्ञान के बहुत सारे एग्जाम्स में एक दिवसीय पेपरों में पूछे गए और संभावना इस प्रकार की रहती है कि इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ना चाहिए और ये भी आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं रिपीटेड होते रहते हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन है ये वैसे, लेकिन साइंस की क्लास भी आपके लिए बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे प्रश्नों को नोट कर लें। जो भी आपकी समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है टॉप 50 में। विज्ञान के इसमें प्रश्न लिए हमने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के प्रश्नों को लिया है। मानव से संबंधित जितने भी पार्ट्स हमारे होते हैं, विटामिन हो या प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या वसा के बारे में हो, इन प्रश्नों को आपके सामने रखा है। या इंसुलिन के बारे में बताएंगे, बहुत प्रश्न आता है। अग्नाशय के बारे में बताएंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्या कॉमन प्रश्न है, ये आपको आनी चाहिए। इसके लिए विविध की आप ल्यूसेंट भी पढ़ा करो, और भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो आप देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वहां से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हेडिंग बायोलॉजी डाल लीजिए। तो सबसे पहला एक प्रश्न आता है भैया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है सबसे ज्यादा, वो क्या खाने से मिलती है हमें, है ना। अब आप कहेंगे खाने से क्या मिलती है गुरुजी, तो साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं। ये तो बायोलॉजी में लिखा है भाई साहब। जो बायोलॉजी में लिखा है मैं उसी के आधार पे आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से बताऊंगा बहुत सारी चीजों को। ठीक है, तो इन सारी चीजों को खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो इन्हीं को अलग अलग किसके अंदर रखा हुआ है, साइंस में बायोलॉजी में अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है। तो दो ऑप्शंस आपको हमेशा मिलेंगे, मैंने दोनों को यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे, कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल करने से और वसा से। ये दोनों पॉइंट लिख लेना, और दोनों ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कभी ना कभी। ठीक है, दोनों को अभी मैं आगे बताऊंगा आपकी। अब आपका प्रश्न बनेगा दिमाग में कि गुरुजी कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से मिलता है। दूसरा प्रश्न बनेगा वसा से संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे वसा में अगर मैं बात करूं तो काजू आ जाएगा, अखरोट आ जाएगा, घी आ जाएगा, वनस्पति घी आ जाएगा। ये वसा के सोर्स होते हैं हमारे यहाँ, है ना। और यदि कार्बोहाइड्रेट में बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में तो लंबे चौड़े हैं। आप गेहूं से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्रेड हो गई, है ना, जैसे बिस्किट्स हो गए, तो इनको बनाने में क्या का इस्तेमाल होता है, गेहूं का इस्तेमाल होता है। तो आप इनको खा रहे हो तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। पपीता खाते हैं आप, पपीता यदि खा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। तो पहला पॉइंट सबसे पहले आप लिख लीजिए, शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को या मानव शरीर को, वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा वसा होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं हड्डियों का निर्माण। हमारे जो मानव शरीर की हड्डियां होती हैं, जब प्रश्न है सिर्फ, टॉपिक जब लाएंगे टॉपिक डिटेल से पढ़ाया करेंगे। इन प्रश्नों को आप नोट करते चलें, बीच बीच में इस तरीके की मैं क्लासेस आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो कि आपके हर एग्जाम्स में काम आएंगी। लेकिन सबसे पहले आप लाइक करो क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, दबा के शेयर करो। अब दबा के कैसे होती है ये पता नहीं, लेकिन करो आप दबा के शेयर। तो हड्डियों का हमारे शरीर के अंदर जो निर्माण होता है उसके लिए दो आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से दो आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनकी वजह से अस्थियों का, या तो हड्डी बोल लीजिए या फिर अस्थि बोल लीजिए, या फिर इंग्लिश में बोन बोलते हैं, उनका जो निर्माण होता है उसके लिए आवश्यक होता है एक फास्फोरस और कैल्शियम। इन दोनों के मिलने से ही मानव शरीर में काय का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन हमेशा आएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मानव शरीर में अस्थियों का निर्माण इनमें से कौन से तत्व की वजह से होता है। या तो फास्फोरस मिलेगा या फिर कैल्शियम मिलेगा। और मुख्य तौर पर वैसे फास्फोरस के द्वारा हड्डियों का निर्माण होता है, लेकिन कैल्शियम हमें सबसे ज्यादा दूध के अंदर से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, दूध का। दूध आप पियोगे तो मजबूत होंगे, स्ट्रांग बॉडी होगी आपकी, एकदम बॉडी बिल्डर हो जाओगे। और दूध के अंदर विटामिन ए पाई जाती है सबसे ज्यादा। कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है। और पपीता के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पपीता के अंदर पाई जाती है। ठीक, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए, जो जो मैं कॉमेंटेटरी करूं उन्हें आप लिख लेना बेटा। अगला पॉइंट, दालों में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई जब तुम बीमार रह जाते हैं, वैसे बीमार ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो, ठीक है, पूरे एनर्जी से रहो, ग्लूकोज लेते रहो समय समय पे। वो तो खैर गर्मी नहीं है, सर्दी का समय आ गया तो ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्लूकोज लेना पड़ता है किसके लिए, त्वरित ऊर्जा के लिए, तेज या फास्ट ऊर्जा के लिए लेना पड़ता है ना, जैसे कि ऊर्जा मिल जाए मानव शरीर को।
तो दाल खाने से हमें क्या प्राप्त होती है, मानव शरीर को प्रोटीन्स प्राप्त होती हैं, ये तो कॉमन बात है। लेकिन प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है जिसका आप मानव शरीर उपभोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है भाई साहब सोयाबीन में। पॉइंट बना के लिख लेना, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, सोयाबीन। जितने भी लोग होते हैं जो आमतौर पर क्या बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले चैंपियंस होते हैं या बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या पहलवानी वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा काय का इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन का। सोयाबीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा 40 से 45% भी लिख लेना आप, 40 से लेकर 45% के बीच में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। किस में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन नहीं बरई नहीं बोलता, ये बरई कह रहा है हमारा स्टूडेंट के बरई होते हैं गुरुजी। अब बरई कहाँ होते हैं भैया, ये तो ज्यादा ही लोकल भाषा है। अब देखो प्रश्न आता है कि भाई ये बताओ कि इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिससे हमें मानव शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। तो कुछ उदाहरण लिखे मैंने आपके लिए कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिख लो। देखो मक्का में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, मक्का और गेहूं से जितने भी उत्पाद बनने हैं सभी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। बाजरा में कार्बोहाइड्रेट, गन्ना का जूस पीते हैं, गन्ना खाते भी हैं, चौंकते हैं सब गन्ना। देवठान आएगा तो देवठान पे लाते हैं ना गन्ना, वैसे ही दिखावे का क्या खावे का, खावे का। तो देवठान जब देवों का उत्थान होगा तो गन्ने लाए जाते हैं। ये एक परंपरा है, त्योहार से जुड़ी हुई, सनातन सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ी हुई एक परंपरा है हमारे देश की। तो गन्ना लाया जाता है तो गन्ने के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और जूस पीते हैं मई और जून के महीने में 10 रुपए वाला, उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जो कि जूस किसका पीते हैं हम, गन्ने के जूस की बात कर रहे हैं, दूसरे जूस की बात नहीं कर रहे हम। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, पपीता में, ठीक है। पपीता के अलावा किस में पाया जाता है, आलू में, इसके अलावा तरबूज में। ये उदाहरण लिख लेना आप, ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। मतलब इनको उपभोग करने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसे आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट इसी से जुड़ा था कि ऊर्जा किससे मिलती है हमको, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। वसा के बारे में आएंगे। वसा का मतलब होता है जैसे घी खा रहे हैं तो वसा प्राप्त हो रहा है, अखरोट खा रहे हैं तो वसा प्राप्त हो रहा है, काजू आप खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स तो वसा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा नारियल है, मक्खन है ना, इनसे सभी से क्या प्राप्त होता है, वसा, जैसे फैट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इनसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये प्रश्न कई बार आता है कि मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, क्या खाना चाहिए, ऐसा किसका उपभोग करना चाहिए, इसमें से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना चाहिए या वसा। तो आंसर लिख लेना, तुरंत ऊर्जा के लिए वसा का इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट ऊर्जा के लिए, जैसे हम परेशान हो गए, कहीं ज्यादा थक गए तो शरीर को दिक्कत आ रही है, तो फास्ट ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है, एनर्जी हमें प्राप्त करनी है, तो ऐसा इसमें से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करें या वसा। तो बायोलॉजी कहती है, विज्ञान कहता है, इसके त्वरित ऊर्जा के लिए वसा प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। इस पॉइंट को वसा से जोड़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि शरीर में लोहे की कमी से, शरीर में लोहे की कमी से, लोहे का मतलब ये गाटर पत्थर वाला लोहा नहीं, ठीक है। लेकिन प्रश्न लिख करके आता है कि शरीर में, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो इस पॉइंट को नोट करना है आप, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और एनीमिया को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, अरक्तता। ये और लिखना कोष्टक में भाई साहब, है ना। एनीमिया इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में या बोल लीजिए बायोलॉजी में, विज्ञान में जो शब्द है इसका वो क्या है, अरक्तता। रोग होता है मानव शरीर में, किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। कैसे हो रहा है, कमी से हो रहा है। कौन सा रोग, एनीमिया। अब एनीमिया को लिखना आप, एनीमिया का मतलब है खून की कमी होना। काय की कमी होना, रक्त की कमी होना। किसकी कमी होना, लहू की कमी होना। रक्त को रक्त भी कह सकते हो, रुधिर भी बोल सकते हो और लहू भी बोल सकते हो। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, लहू बोलते हैं। खून जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है, और रक्त और रुधिर है ये बायोलॉजी से रिलेटेड शब्द है। किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से, ठीक है। पढ़ाई तो हमने बायोलॉजी से ही करी है अपनी, बीएससी की, आपको पता है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर सब व्यूअर्स है। लेकिन बायोलॉजी पढ़ाने में कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से हमारी बीएससी पास आउट है हम, ठीक है। लेकिन इसको कभी पढ़ाया नहीं। सब्जेक्ट कौन सी पढ़ा रहे हैं, विपरीत पढ़ा रहे हैं, और जीएस वाली अलग पढ़ा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में एक ऐसा सर्वे हुआ, उसी सर्वे में मुझे लगता है कि मैं और दुनिया के बहुत सारे लोग भी आते हैं कि जो व्यक्ति जिस साइड से पढ़ा हो अपने जीवन में, उसके विपरीत ही कहीं ना कहीं सफल हुआ है अपने जीवन में। ये एक सर्वे हुआ था विश्व भर में, विश्व भर के ज्यादातर लोगों में। जैसे किसी ने मैथ से किया, किसी ने बायोलॉजी से किया, किसी ने एग्रीकल्चर से किया,
और उनका इंटरेस्ट चला गया दूसरी सब्जेक्टों में, तो वो उससे सफलता के झंडे गाड़ दिए उन्होंने अपने क्षेत्र में। ऐसा सर्वे था, ये एक बार कराया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैथ से पढ़ा हो मैथ छोड़ दिया उसने, उसका भी नॉलेज उससे रहता है। लेकिन हमने बायोलॉजी से करी, और बायोलॉजी के विपरीत हम काय के टीचर बन गए, जीएस के। और जीएस में और बहुत सारे पोर्शंस को कोशिश करते हैं बच्चों के सामने रखने। खैर, इसको भी पढ़ाएंगे और बताइएगा कैसा। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग हो रहा है हमारे शरीर में? एनीमिया। एनीमिया को और क्या बोलते हैं? अरक्तता। तो ऑप्शन में ये भी लिख करके आ सकता है और ये भी। इसका मतलब होता है सर खून की कमी हो जाना। अब खून की कमी कब होगी? जब हम सब्जियों को नहीं खाएंगे। और कौन सी सब्जियों को? हरी सब्जियों को आमतौर पर नहीं खाएंगे। ये पॉइंट हमारा जुड़ा हुआ है हरी सब्जियों से। और हरी सब्जियों में पालक, हरी सब्जियां तो आएंगी, ब्रैकेट में लिख लेना। और सबसे ज्यादा पालक को खाने से हमें प्राप्ति होती है आयरन की। काय की प्राप्ति होती है? आयरन की। और वही शब्द लिखा है यहाँ पे लोहा। लोहा मतलब आयरन की बात हो रही है। पालक को खाने से खून की बढ़ोतरी होती है मानव शरीर में, हमारे शरीर में। जब पालक नहीं खाते हैं या हरी सब्जियों का कम उपभोग करते हैं तो ऐसा माना गया है कि कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। तो इस पॉइंट को लिख लेना। और एक पॉइंट और लिख लेना, सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा कौन सी सब्जियों में पाई जाती है? पालक के भीतर सबसे ज्यादा पाई जाती है। पालक में भी पाई जाती है। और एक और होता है, वो क्या बोलते हैं उससे, जो परांठे बनाते हैं उससे यार, वो हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है? बथुआ बोलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें भी अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बथुआ होता है एक शब्द। तो उसमें भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। पालक में भी पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। बथुआ को बथुआ ही कहते हैं, उसका कोई दूसरा नाम मैं भूल गया। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे। तो ये बात समझ में आई आपके में? भूलोगे तो नहीं कभी। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैरास्मस रोग होता है। इसे कंठस्थ कर लेना। ये सिर्फ बच्चों की बात हो रही है। काय की बात हो रही है? सिर्फ बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के भीतर जो कमी होती है वो काय की होती है? प्रोटीन की कमी होती है बच्चों के भीतर। माफ कीजिए, कमी नहीं होती है। आमतौर पर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मैरास्मस। सिर्फ बच्चों के अंदर। बच्चों की हम बात कर रहे हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक। इवन इस एज ग्रुप तक बच्चों के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, जो कि प्रोटीन हमें अलग अलग खानों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो बच्चों के अंदर सामान्यतः प्राय ये देखने को मिलता है कि कौन सा रोग हो जाता है? मैरास्मस। इसकी वजह से बच्चा बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है, कमजोरी आ जाती है उसके शरीर में, है ना। मैरास्मस। मैरास्मस को दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि हड्डियों की कमजोरी हो जाती है बहुत बड़े पैमाने पर उनकी, बच्चों की। तो सिर्फ बच्चों में हो रहा है ये रोग, ध्यान रखना। कौन सा रोग हो रहा है बच्चों में? मैरास्मस। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन नामक शब्द का आविष्कार करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जे बर्जीलियस। उसे अभी बताएंगे बर्जीलियस के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है विटामिन। विटामिन शब्द का आविष्कार करने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? फंक था। वैसे यही नाम बहुत फेमस है किताबों में। इसके नाम के सामने सी और जोड़ लेना, सी से इसका कोई पूरा नाम बनता है। सी फंक ने 1911 में किसका आविष्कार किया था? माफ कीजिए, विटामिन का। विटामिन होता क्या है? विटामिन जो शब्द आया दुनिया में सबसे पहले, वो कब आया? 1911 में। विटामिन नामक शब्द है ना, वो सबसे पहले कब आया? 1911 में। और इस शब्द को लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फंक। 1911 में हमारे यहाँ शासन था अंग्रेजों का, और हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल करके आई 1911 में। और 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और 1911 में उड़ीसा और बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। 1911 में वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। और उस समय आया था जॉर्ज पंचम, भारत के यात्रा पर आया था। उसका स्वागत किया गया था दिल्ली में। उस समय उस पर बम फेंक गया हमारा एक क्रांतिकारी। 1911 में दिल्ली दरबार लग रहा था चांदनी चौक, जो कि लाल किले के सामने है। बहुत प्रसिद्ध इलाका है। चांदनी चौक के परांठे बहुत फेमस है दिल्ली में। ठीक है, और बहुत बड़ा बाजार भी है चांदनी चौक, जहां पे जन्म हुआ एक अभिनेता जिसका नाम अक्षय कुमार, जिसको अभी नागरिकता दी है भारत सरकार ने 15 अगस्त 2023 को। चांदनी चौक का ही रहने वाले हैं अक्षय कुमार। ठीक है, हालांकि उनका परिवार पंजाब का रहने वाला है। नाम वैसे उनका राजीव भाटिया है अक्षय कुमार जी का। तो लाल किले के पास में ही ये बाजार पड़ता है, जिसका निर्माण लाल किले का किसने कराया? शाहजहां ने। किसने कराया? शाहजहां ने। और उसका स्थापत्य कलाकार कौन था? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुगल साम्राज्य हमने पूरा पढ़ा रखा है। तो बात 1911 की हो रही है। तो 1911 में ब्रिटिश शासन था और हमारी राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर विटामिन शब्द का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। इस पॉइंट को छाप लेना, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। देखो एक एक लिखना, गाजर, कॉमा लगा के पपीता, उसके बाद दूध। इन सभी में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये लिख लेना, एक ही लाइन में कंटस्ट कर लेना। दोबारा सुनिए, गाजर में कौन सी विटामिन? ए। पपीता में कौन सी विटामिन? ए पाई जाती है। और दूध में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन? ए।
दूध पीते हैं ना आप, तो दूध के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए पाई जाती है, जो कि शरीर को मजबूत करता है, मजबूती देता है और दिमाग तेज चलता है आपका। इस वजह से आप दूध पिया करें, और दूध पिया करेंगे तो कौन सी विटामिन मिला करेगी आपको? विटामिन ए मिला करेगी। तो विटामिन ए आप सभी लें, आप सभी से आग्रह, ठीक है। दूध भी पिए और समय समय पे क्या भी खाना है? पपीता भी खाना है। और गाजर की सब्जी तो मेरे ख्याल से सर्दियों में चलेगी, सर्दियों में चलती है सबसे ज्यादा, तो सर्दियों में उसका भी इस्तेमाल उपभोग करें आप। अब आगे एक प्रश्न आता है कि जो स्वर्ण चावल होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, गोल्डन धान होता है कि नहीं होता है? आता है ना गोल्डन धान। उसका कलर कैसा होता है? सोने जैसा कलर होता है। इसी वजह से क्या नाम दिया गया है? स्वर्ण चावल या गोल्डन धान। गोल्डन धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है? और आम। ये 2 पॉइंट और है, एक गोल्डन धान और दूसरा आम में कौन सी विटामिन होती है? ए विटामिन ही पाई जाती है। दोनों और लिख लेना आप, ठीक है। विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। और विटामिन ए का सबसे ज्यादा जो स्टोर रहता है, जो इकट्ठी होती है विटामिन ए, जो संग्रहित होती है, वो हमारे शरीर के एक हिस्से में होती है जिसका नाम होता है यकृत। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि शरीर के कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में, कौन से अंग में विटामिन ए का स्टोर रहता है? स्टोर हिंदी में बोले तो संग्रहित होती है प्रचुर मात्रा में, तो उत्तर लगाएंगे यकृत में संग्रहित होती है। यकृत बोले तो लीवर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ज्यादा दारू पीएंगे तो लीवर खराब हो जाएगा, तो आर्टिकल 47 का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल 47 कहता है कि मानव शरीर को कैसा रखना चाहिए? स्वस्थ रखना चाहिए बिल्कुल, और मादक पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए। आर्टिकल 47 में यह व्यवस्था है हमारे यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 का लिया है हमने यहाँ पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। सबसे पहले पॉइंट लिख लेना, B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट पाया जाता है। अब इसका एक और प्रश्न आता है कि भाई विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम और बताओ। कई बार रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? केमिकल्स नाम, जैसे विटामिन ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, विटामिन ई हो गई, है ना। इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी पेपरों में, परीक्षाओं में आते हैं, और मैं भी बताऊंगा, आप चिंता ना करें, ये तो पहली क्लास है। तो क्या पाया जाता है विटामिन B12 में? कोबाल्ट, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिक। लिख लेना, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिक। अभी आप कह रहे हैं ये तो गुरुजी बड़ा कर रहा और टफ नाम है, तो सरल भी याद करो। जिस साइनो को एक हिस्से में रखो और पीछे कोबाल्मिक। कोबाल्मिक किससे शुरू होता है? कोबाल्ट से। याद हो गया कि नहीं हो गया? आपको बस कोबाल्ट ही दिखेगा, पीछे क्या लिख रहा है? कोबाल्मिक ही लिख रहा है, तो इसी से बना हुआ है रासायनिक नाम। सिंपल बात है, कोबाल्ट पाया जाता है और रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिक। कौन सी विटामिन का है? B12 का। अब ये किसके लिए मददगार होती है हमारे शरीर में? किस चीज की पूर्ति करती है? तो ये पूर्ति करती है हमारे शरीर के अंदर रक्त की पूर्ति करती है आमतौर पर। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। विटामिन B12 की कमी हो रही है तो काय की कमी हो रही है? रक्त की कमी हो रही है। नोट कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये तो आप जानते ही हैं, जितने भी खट्टे फल होंगे सभी में विटामिन सी पाई जाती है। अब ज्योग्राफी की दृष्टि से एक और प्रश्न बता देते हैं आप, चूंकि GS के मास्टर साहब हैं छोटे मोटे हम, तो थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊं यहाँ पे। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। तो खट्टे फल दुनिया में कौन से सागर के किनारे सबसे ज्यादा होते हैं? कौन सा ऐसा महासागर है उसके किनारे के देशों में सबसे ज्यादा खट्टे फलों की खेती होती है, या उसी जलवायु के कारण खट्टे फलों की खेती होती है? तो जो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सागर, भूमध्य सागरीय इलाके में खट्टे फलों की खेती सर्वाधिक होती है विश्व में। कैसी होती है? सबसे ज्यादा। ये भी पॉइंट अलग से लिख लेना। वैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, भूमध्य सागरीय इलाकों में। अब जैसे भूमध्य सागर इधर अफ्रीका से लगा है, और उधर लगा है यूरोप से, और इधर लगा है एशिया से। ये बताया हमने एक क्लास में आपको, पश्चिम एशिया का विश्लेषण पूरा बताया। तो यूरोप के जो देश लगे हैं, जैसे मैं इटली की बात करूं, ग्रीस की बात करूं, या उसके नीचे बहुत सारे देश हैं, जैसे वेटिकन सिटी भी इटली में स्थित है, जो दुनिया का सबसे छोटा है। लेकिन आमतौर पर इटली के अंदर जो खेती होती है ना, उस पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है काय का? भूमध्य सागरीय जलवायु का। चूंकि भूमध्य सागर लगा है इटली से, तो वहां पे जो खेती होती है वो खट्टे फलों की मुख्य तौर पर होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और विटामिन सी पाई जाती है खट्टे फलों में। अब कौन कौन से खट्टे फल होते हैं? उदाहरण के तौर पर आंवला। आप कहेंगे गुरुजी उदाहरण बताओ, तो उदाहरण लिखे हमने पहले ही। आंवला में कौन सी? सी। बता मत जाओ। और आंवला यूपी के कौन से जिले में होता है सबसे ज्यादा? यूपी के प्रतापगढ़ में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कौन से गढ़ में? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में एक नदी भी बहती है जिसका नाम है सई नदी। ये भी नोट कर लेना। पढ़ा तो हम साइंस रहे हैं, लेकिन आपको विश्व में भी बता देते हैं, आपको यूपी में बता देते हैं, आपको भारत में भी बता देते हैं।
छोटी सी नॉलेज है, आप वो नोट करते चलो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो आंवले में कौन सी विटामिन? सी। और आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में। अमरूद में कौन सी विटामिन? सी। अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में। अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में प्रयागराज में होता है, इलाही के बाद में होता है। इलाहाबाद के अमरूद बहुत प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में। लाल अमरूद जो पाए जाते ना, सर्दियों में आप जाओ और इलाहाबाद के अमरूद खाओ, ऐसे समझ लो मजा आ जाता है, क्या बताएं। खाए हमने तो, लेकिन हम गए तो थोड़ा सा दूसरे घूमने फिरने के कारण से, तो हमने कहा भाई अमरूदू खाओ, इलाहाबाद में आए तो। किसी भी शहर में हम जाते हैं, चूंकि जीएस पढ़ाते हैं, तो चीज़ों को पहले लोकेशन में ऐड कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या फेमस चीज़ें। इसी तरीके से आप भी घूमा करो। तो अमरूद कहाँ पे होते हैं? इलाहाबाद में। और आंवला कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में। अगला है संतरा। संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन यदि उत्तर प्रदेश में बात करें तो सहारनपुर जिला करता है। इस पॉइंट को भी नोट लिख लेना अलग से, यूपी में भी काम आने ये पॉइंट, जो पूछा गया समीक्षा अधिकारी पीसीएस में कई बार। उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? सहारनपुर में होती है। और संतरा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी पाई जाती है। नींबू में विटामिन सी पाई जाती है, करौंदा में विटामिन सी पाई जाती है, इमली में विटामिन सी। अब ये कहां पे होते हैं हमारे यहाँ? ये मुख्य तौर पे तो बड़े नहीं होते, लेकिन बुंदेलखंड वाले इलाके में होते हैं ये सभी। इनकी खेती कहां पे होती है? नींबू करौंदा वगैरह की हमारे यहाँ बुंदेलखंड वाले इलाके में होती है, क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये यूपी का विज्ञान है, थोड़ा सा हल्का सा। इन सभी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी पाई जाती है। आगे बात करते हैं विटामिन डी की कमी से वयस्कों में। ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द लिखा है भाई साहब? वयस्कों में विटामिन डी की कमी से। वयस्क मतलब आपकी उम्र कितनी है गई? आप वयस्क है, आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के है आप, उनकी मैं बात कर रहा हूं। विटामिन डी की कमी से हमारे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे अंदर बीमारी हो रखी होगी विटामिन डी की, तो मेरे अंदर कौन सा रोग होगा आप ऐसे समझो। या जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो सब 18+ वाले कर रहे होंगे, तो उनके अंदर कौन सी बीमारी होगी? तो 2 बीमारियां होती हैं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से। तो एक बीमारी का नाम है ऑस्टियोमालेशिया, मालेशिया नाम है, ऑस्टियोमालेशिया। नाम थोड़े से टफ हैं, लेकिन आराम से लिखो, पहले लिख लो ऑस्टियो, फिर लिख लो मालेशिया। ऑस्टियोमालेशिया किसकी कमी से? डी की कमी से। बच्चों में नहीं होता, ये किन में होता है? बड़ों में होता है। बड़ों का मतलब वयस्कों में होती है। और दूसरा रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी से दूसरा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ये दोनों रोग होते हैं डी की कमी से वयस्कों में होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमालेशिया। बच्चों में विटामिन डी की कमी से सब जानते ही हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ये तो सब आप जानते ही होंगे। बच्चों के भीतर डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स होता है, और बड़ों में या वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और ऑस्टियोमालेशिया रोग होता है। ये दोनों रोग होते हैं, ठीक है। अब डी का संबंध किससे? सनशाइन लाइट से है। सनशाइन लाइट, ये इंग्लिश का वर्ड है, सूर्य के प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न है विटामिन डी को क्या कहते हैं? एक हार्मोन के रूप में भी पढ़ा जाता है। सभी विटामिन जितनी हैं उनमें सिर्फ एक ही विटामिन को हार्मोन के रूप में पढ़ा जाता है, वो है विटामिन डी। इस पॉइंट को छाप लेना, अच्छे से नोट कर लेना। विटामिन डी को क्या पढ़ते हैं हम? एक हार्मोन के रूप में भी पढ़ा जाता है या समझा जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, विटामिन ई की कमी से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं नपुंसकता। क्या बोलते हैं? नपुंसकता बोलते हैं। इसे लिख लेना, विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग होता है। अगर नपुंसकता के रोग को जैसे लिखा है किताबों में, रोग को कैसे कवर किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, उपभोग क्या करना है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता तो हो रहा है, लेकिन इसका रासायनिक नाम भी लिख दिया हमने आपके लिए, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। हालांकि सभी विटामिनों के अपने अपने नाम है, वो यहाँ पे मैं उल्लेख नहीं कर पाया हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते, सीमित संसाधन है, उतना ही मैं पढ़ा सकता हूं, आपको पता ही है, ठीक है। और क्लास बनाएंगे, आप चिंता ना करें। तो विटामिन ई को रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं, ठीक है। नपुंसकता रोग होता है। अब किस में पाई जाती है जी? अंकुरित गेहूं में पाई जाती है। गेहूं का पौधा जब जन्म ले रहा होता है, अंकुरित होता है, जिसे हम कच्चा गेहूं बोलते हैं, जो होली पे भूज के खाते हैं।
वाह में पाई जाते हैं भैया, वही ये बोलते हैं अंकुरित गेहूं। और किस में पाई जाती है? कपास के बीजों में पाई जाती है। कपास के बीजों में। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों, गुजरात भी सही है और महाराष्ट्र करता है। अब आप बात करते हैं, एक प्रश्न आता है कई बार, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन विटामिन है, प्रोटीन है, या एंजाइम है, या हार्मोन है? हीमोग्लोबिन का प्रश्न कई बार आता है कि मानव शरीर में क्या पाई जाती है, हमारे शरीर के भीतर? हीमोग्लोबिन। हीमग्लोबिन, हीम एक अलग शब्द है इसमें, ग्लोबिन एक अलग शब्द है, दोनों शब्दों को मिला दिया है और मिला करके क्या पढ़ते हैं हम? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लो, जो प्रश्न पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है, हार्मोन है, इनमें से क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा रक्त होता है उसका रंग कैसा पाया जाता है? लाल। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी प्रोटीन, तो हमारे शरीर का भी रंग लाल नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन की वजह से मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन। दो शब्द हैं इसके अंदर, दो शब्द कौन कौन से हैं? एक हीम है और एक है ग्लोबिन, ठीक है जी। तो ग्लोबिन तो क्या है इसमें? प्रोटीन है। और हीम क्या है इसमें? आयरन। आप समझ रहे हैं ना? जब आयरन अच्छा खासा होता है तभी तो खून बढ़ता है हमारे शरीर में। तो हीम का मतलब आयरन से है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन से। तो दोनों शब्दों को मिलाकर के पढ़ा गया है हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन के रूप में मानव शरीर में पाई जाती है, जिसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। वैसे हीमोग्लोबिन यही नहीं कि सिर्फ लाल ही रंग कर रही है खून का, इसके अलावा अनेक काम है हीमोग्लोबिन के, वो आगे आने वाली क्लासों में आपको समझाएंगे और बताएंगे अच्छे से, ठीक है। और जब टॉपिक लाएंगे तो विस्तार से बताएंगे अच्छे से। प्रश्न आता है कई बार कि जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे शरीर के भीतर, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन हमारी अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन जो कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है वो हीमोग्लोबिन की वजह से पहुंचता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है शरीर में वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ये भी नोट कर लो आप इस पॉइंट को। अगला, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के पीछे पड़ गए जा क्लास में, आज हम जा छोड़ेंगे नहीं, जा कहूँ की मतलब, ठीक है। शुरू कार्बोहाइड्रेट से किया, फिर कार्बोहाइड्रेट आ गया। अब कुछ प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो हम कौन कौन से फलों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो देखिए ये प्रश्न सारे डायरेक्ट आ जाते हैं। अंगूर सोर्स है किस चीज का? ग्लूकोज का। आप अंगूर का सेवन कर रहे हैं कि अंगूर की वजह से आपको काय की प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शहद की वजह से आपको कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलती है? फ्रक्टोज। इन सभी को कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बोलते हैं साइंस में, लेकिन हम अपनी कॉमन भाषा में तो ग्लूकोज ही कहते हैं। लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में प्रश्न आएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट लिख देगा ऊपर, ठीक है। तो आप क्या का इस्तेमाल कर रहे हैं? शहद का। आमतौर पे जब बहुत सारी ये बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर क्या बताता है? शहद बताता है। और शहद से क्या बताता है? बहुत सारी मेडिसिन भी बताई जाती हैं, देसी दवाइयाँ अलग अलग बीमारियों में। तो शहद क्या प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ठीक है। तो शहद से क्या प्राप्त होता है हमें? फ्रक्टोज प्राप्त होता है जी, कार्बोहाइड्रेट के नाम है। आप गन्ना खा रहे हैं या गन्ने का जूस पी रहे हैं तो इससे कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिल रही है हमको? सुक्रोज। जो ऑप्शंस आते हैं कि गन्ना से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए कौन सी है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो ऑप्शन आएगा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज के अलावा 3 ऑप्शंस और भी दे रखे होंगे उसने, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करो। आप दूध पीते हैं तो दूध पीने से कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलती है? लैक्टोस। लीटर से ही बनाया ये शब्द, ठीक है। और एक अम्ल भी पाया जाता है, जैसे पढ़ते हैं हम लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आप अनाज का इस्तेमाल करते हैं या मक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों को खाने से क्या मिलता है मानव शरीर को? स्टार्च। ये भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है स्टार्च। और स्टार्च को और दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? मंड। अब जो शब्द आ गया तो गलत कर जाएंगे बच्चे, क्योंकि पढ़ा नहीं होगा, पढ़े नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो स्टार्च इंग्लिश का शब्द है और इसी को दूसरे हिंदी वाले शब्द में रूपांतरित करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मंड। और स्टार्च या मंड की प्राप्ति, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, इसकी प्राप्ति मानव शरीर को क्या उपभोग करने से होगी? अनाज या मक्का। और ये सभी किस में पाया जाता है? स्टार्च सभी पादपों में एवं बीजों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, या स्टार्च को क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं, ठीक है।
अब अगले पॉइंट पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? ये तो आप पढ़ रखे होंगे, यकृत। और यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। पित्त को इंग्लिश में एक वाइल जूस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइल जूस। जब हम खाने का उपभोग करते हैं, खाना खाने की जब पाचन क्रिया होती है तो उस समय एक पित्त का निर्माण किया जाता है खाने के ही द्वारा, लेकिन वो पित्त का जो निर्माण करता है वो क्या करता है? यकृत करता है या लीवर करता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाइल जूस का निर्माण कौन करता है शरीर में? या पित्त के रस का, पीछे क्या शब्द होता है? पित्त का रस। ना ना वो नहीं बेटा, पित्त का रस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, एक सेकंड देखो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है भाई साहब। हमारे शरीर के भीतर ग्लूकोज को बैलेंस में जो रखता है या ग्लूकोज की मात्रा का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, रट लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। और इंसुलिन के भीतर कौन सा एक धातु पाई जाती है? जस्ता नामक धातु भी पाई जाती है। ये भी खोजा वैज्ञानिक ने। किसने खोजा था? एक वेंटिंग एंड वेस्ट वैज्ञानिक था। उसने बीमारी का पता लगाया था। कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी। अब अगला प्रश्न है कि इंसुलिन प्राय क्या है? एक प्रोटीन है। ये भी प्रश्न पूछे गए, ये सारे प्रश्न पूछे गए अलग अलग एग्जामों में, वो रखे मैंने इस क्लास में। इंसुलिन प्राय एक प्रोटीन है जो कि इंसुलिन का निर्माण कहां पे होता है? शरीर के भीतर अग्नाशय में निर्माण होता है। ये वाला पॉइंट लिखना, बहुत प्रश्न पूछा गया है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के कौन से हिस्से में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण या इंसुलिन स्त्रावित होता है। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? स्त्रावित होना या निकलना बोलते हैं। तो इंसुलिन जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? अग्नाशय से, जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? अग्नाशय। इसके अंदर से किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि एक प्रोटीन है। अग्नाशय के भीतर कोशिकाएं होती हैं। उस कोशिका में एक लैंगर हैंस की कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? लैंगर हैंस की कोशिका से निर्माण होता है, अगर अंदर तक पढ़ेंगे तो। आगे बात करते हैं, इंसुलिन का उत्पादन, ये मैंने लिख भी दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ये इंग्लिश में लिख दिया है। आप लिखना सिर्फ यहां से लैंगर हैंस की कोशिकाओं के द्वारा। इंसुलिन का जो निर्माण हो रहा है वो कौन सी कोशिकाओं से? लैंगर हैंस की कोशिकाओं के द्वारा। कहां से? अग्नाशय से। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न है। और इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। अब इंसुलिन से संबंधित जो खोज करी दुनिया का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम बेंटिंग एंड वेस्ट था। कनाडा के रहने वाले वैज्ञानिक थे जे, इन्होंने खोज करी। इनको लेक्चर देना था किसके ऊपर? अग्नाशय के ऊपर। चूंकि बायोलॉजी के चिकित्सा से संबंधित प्रोफेसर है कनाडा के कॉलेज के, लेक्चर देना था। उससे पहले कुछ अपने मित्रों के शोध को, अध्ययन को पढ़ रहे थे अग्नाशय के विषय में, इंसुलिन के विषय में। लेकिन वहां से शोध करके, अध्ययन करके, अपने मित्रों के शोध से, अध्ययन से इनको पता चला, तो इन्होंने वहां अपना लेक्चर भी दिया और बाद में बहुत बड़ी रिसर्च करी इसके ऊपर, किससे होने वाली जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी और उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो वेंटिंग एंड वेस्ट ने ही जो खोज करी, वो काय की खोज करी? इंसुलिन की खोज करी, कि इंसुलिन से कैसे बीमारी फैलती है ना, और कैसे उसे कवर कर सकते, बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वेंटिंग एंड वेस्ट 1921 में इसके बारे में रिसर्च किया। कनाडा के वैज्ञानिक थे, खोज किया, अध्ययन किया, शोध किया। उसके बाद 2 साल के बाद 1923 में चिकित्सा के क्षेत्र में इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको। किसको नोबेल पुरस्कार मिला? वेंटिंग एंड वेस्ट, जिन्होंने काय की खोज करी? इंसुलिन की। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में, मानव शरीर में? डायबिटीज की बीमारी। जय काय की बीमारी बोलते हैं गांव में शुगर की बीमारी है गई। और क्या बोलते हैं? मधुमेह की बीमारी। डायबिटीज पढ़ो या मधुमेह पढ़िए या फिर शुगर पढ़िए। शुगर थोड़ा सा कॉमन शब्द है, मधुमेह और डायबिटीज लिख करके आता है। जो मैंने पॉइंट बोले उनको भी नोट कर लेना, क्लास को रोक करके देख करके। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मानव का। कौन सा प्रश्न है? मानव का। इंसुलिन रक्त में कोशिकाओं को क्या करता है भाई? शरीर के अन्य भागों तक शुगर को पहुंचाता है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मानव। मानव के गुर्दे में, देखो जो शब्द लिखे मैंने, मानव के गुर्दे में या मानव के किडनी में या मानव के वृक्क में, ये तीनों प्रश्नों से आपका आमना सामना हो जाए कभी, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। पेपर में होगा जरूर, चूंकि हो चुका है कई बार परीक्षाओं में। गुर्दे को आप कॉमन भाषा में गुर्दा कह सकते हैं, उसी को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, और उसी को बायोलॉजी की भाषा में वृक्क बोलते हैं। बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? वृक्क।
और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किडनी, और अपने एक लोकल जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, गुर्दा। ठीक है, तो गुर्दे से प्रश्न आ जाए, चाहे किडनी से प्रश्न आ जाए, चाहे वृक्क से, एक ही बात कर रहा होगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, अब हमने कौन से प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे इनसे, लेकिन कुछ एक प्रश्न लिखा है मैंने, जैसे हमारे गुर्दे में या किडनी में या वृक्क में क्या पड़ती है, पथरी। आमतौर पे आपने अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदारी में नातेदारी में देश तक विदेशों तक सुना होगा कि पथरी हो गई, उसके पथरी हो गई। तो पथरी जो होती है वो काय की वजह से होती है, पथरी का निर्माण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। ये पॉइंट लिख लेना, कई बार पूछा गया है, और पथरी होते ही रहते हैं, तो जिद्द लिखो, काय की वजह से होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम शब्द है और उसके पीछे ऑक्जेलेट की वजह से पथरी का निर्माण मानव शरीर में होता है। और मानव शरीर के कौन से हिस्से में होता है, गुर्दे में होता है पथरी का निर्माण। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। और गुर्दे को क्या बोलते हैं, किडनी, और किडनी को क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं भाई साहब। ठीक है सर, अब आपने सुना होगा कई बार कि डायलिसिस करा दी उसने, आपने आसपास कहीं ना कहीं सुनते रहते होंगे एक शब्द को, डायलिसिस। डायलिसिस इंग्लिश का शब्द है, डायलिसिस किसका शब्द है, इंग्लिश का। इसी को बायोलॉजी में बोलते हैं अपोहन की प्रक्रिया। क्या की प्रक्रिया, अपोहन की प्रक्रिया बोलते हैं, और अंग्रेजी में डायलिसिस बोलते हैं। और शुद्ध हिंदी में कहते हैं खून को शुद्ध करना। जो अशुद्ध रक्त हो जाता है उसको डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं, खराब खून को बाहर निकाल देते हैं, और साफ एवं शुद्ध खून को वहां रखते हैं। ठीक है, डायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा, डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अब सुनो ये प्रश्न कैसे आता है, तो प्रश्न ऐसे आता है, एक शब्द है अपोहन, ये बायोलॉजी का शब्द है। आपसे अपोहन ही शब्द आ जाए तो बच्चे घूम जाएंगे कि चिक का हत्या की साहब। तो अपोहन और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायलिसिस। इसका मतलब क्या होता है, खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब ये सभी प्रक्रिया किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। अपोहन नामक प्रक्रिया किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है या गुर्दे से संबंधित है, ऐसे लिख लेना। या आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि डायलिसिस कौन से अंग से संबंधित है, तो डायलिसिस किसका होता है, किडनी का होता है। और डायलिसिस का या अपोहन का मतलब क्या है, खून का शुद्धिकरण करना, खून को साफ या स्वच्छ करना, आप ऐसे कह सकते हो। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और डायलिसिस किसकी होती है, किडनी की होती है डायलिसिस। अगला पॉइंट लिखा है हमने, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। ग्रंथियां हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, एक बहिःस्रावी बाहरी ग्रंथियां बोल सकते हैं, और एक आंतरिक स्रावी ग्रंथियां। तो जो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है भाई साहब, कौन सी होती है, जे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है इनके, नोट कर लीजिएगा। मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तीन नाम है, कभी कभार अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, जो कि हमारे इस शरीर माफ कीजिए, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो चित्र का ड्रॉ किया करेंगे अपना, छोटा मोटा टूटा फूटा चित्र जैसा भी बनेगा, लेकिन आपको समझा के कौन सी जगह पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में होती है सबसे छोटी ग्रंथि, जिसका नाम है पीयूष, मास्टर या पिट्यूटरी। एक तरीके से जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पूरा वही काम करता है पूरे कंप्यूटर में, ऐसे ही हमारी सीपीयू एक तरीके से कौन सी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। ये जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका सबका जो डाटा होता है, सबका जो केंद्र होता है, समझने की, पढ़ने की सारी क्षमता कौन सी ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल होती है, मास्टर ग्रंथि के द्वारा। इसी वजह से तो क्या नाम दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, मास्टर है भाई साहब। ये ग्रंथि कैसी है, मास्टर। जैसे क्रिकेट में किसको नाम दिया गया, मास्टर, मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर जी को, क्योंकि उनकी किताब में ऐसा कोई शॉट नहीं जो हो ना हो, वो कहीं से भी कहीं किसी भी तरीके से शॉट खेला है उन्होंने। ऐसे ही इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में होता है। आपसे प्रश्न सीधा सिंपल आ जाता है कि भाई जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो पाचन होता है वो कहां पे होता है, शरीर के कौन से हिस्से में। ऑप्शंस देखने को जैसे मिल जाते हैं, आमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है। तो खाने का जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ये तो हो गया सिंपल प्रश्न, लेकिन इसी को घुमा के लिखता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे हो रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे हो रहा है,
या फैट जो वसा हम प्राप्त कर रहे हैं उसका पाचन कहाँ पे हो रहा है? छोटी आंत में ही होता है सभी का पाचन। और पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पाचन की प्रक्रिया प्रोसेस जो होती है, जो हम खाना खाना शुरू करते हैं, वो प्रारंभ कहाँ से होती है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा कहाँ से प्रारंभ होती है। इसे अगली क्लास में बताएंगे हम, ठीक है। अब आगे प्रश्न आते हैं कि वसा के प्रमुख स्रोत बताइए कि मानव शरीर को जब वसा प्राप्त होता है, फैट्स प्राप्त होता है, तो किससे मिलता है ये वसा? तो देखो, मक्खन खाने से क्या मिलता है हमें? वसा मिलता है। घी को खाने से वसा, नारियल का उपभोग करने से वसा, मूंगफली के तेल में वसा, और सरसों का तेल, सरसों के तेल में भी वसा मिलती है, ठीक है। सरसों का तेल तो भाई सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या खा रहे हैं सब्जियों में? सरसों के तेल का, तो वसा प्राप्त कर रहे हैं। घी से रोटी चपर के खा रहे हैं, तो क्या प्राप्त कर रहे हैं आप? वसा इस्तेमाल कर रहे हैं। गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, वसा भी ले रहे हैं, विटामिन ए भी ले रहे हैं दूध के साथ, पपीता भी खा रहे हैं विटामिन ए के चक्कर में, है कहीं कहीं पेड़ दिख जाए तो विटामिन सी वो ना छोड़ता, तो सब तो विटामिन ले रहे हैं। जैसे कहूँ रास्ता में जा रहे हैं तो आंवले के पेड़ पड़ गए, जैसे हम जहाँ से आते हैं, आपको नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि चैनल पे पढ़ा रहे हैं तो ठीक नहीं है, तो इस इलाके में, उस क्षेत्र में आंवले के बाग हैं। तो आंवले के बाग अब तो नहीं है, लेकिन जब छोटे हुआ करते थे तो साइकिलें रोक के कूद पड़ते बाग में, और बाग वाला भाई मारे हुए भागा तो वो तो भागे, कोई बाग तो काम है भाई, वो तो ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। लेकिन हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि आंवला तोड़ना वहां से, ठीक है। तो आंवले तोड़ के ले जाते और विटामिन सी को प्रचुर हम इस्तेमाल करते। कौन सी विटामिन का? सी का। तो आज की हमारी बायोलॉजी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके। कौन सा पॉइंट रह गया? एक पॉइंट छोटा सा रह गया, इसे पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कॉमन है, आप जानते हैं, 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46। लेकिन जोड़ी में प्रश्न आ जाए कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23। 23 दूनी 46, 23 होते हैं। एक बीमारी व्यक्ति के भीतर पाई जाती है, जिसका भी अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया है बायोलॉजी से जुड़े हुए, कि गुणसूत्र बढ़ जाएं, ज्यादा हो जाएं, 47 हो जाएं गुणसूत्र। कितने होने चाहिए? 46। अगर 47 हो जाएं तो एक बीमारी होती है जिसे डाउन सिंड्रोम बीमारी पढ़ते हैं। कौन सी बीमारी पढ़ते हैं? डाउन सिंड्रोम बीमारी से संबंधित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके गुणसूत्र कितने होते हैं? 47 होते हैं, ये लिख लेना। डाउन सिंड्रोम से संबंधित पीड़ित व्यक्ति के जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो कितने होती है? कितनी होती है? 47 होती है। और सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्लास कैसी लगी बस बताइए कमेंट बॉक्स में, और बहुत जल्दी बायोलॉजी की क्लास डिटेल में आपके लिए चर्चा करेंगे। ये तो प्रश्न थे, इसी तरीके के प्रश्न टॉप 50 के आते रहेंगे, आप चिंता ना करें। जुड़े रहें देवेंद्र क्लासेस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। अगली क्लासों में संविधान, करंट और बायोलॉजी ये चलते रहेंगे। इकोनॉमिक्स की भी बहुत जल्दी क्लास आपको पढ़ाएंगे, आपके पैट के पेपर से पहले। इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न आने 5 नंबर के, वो कवर करने की कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें। बिल्कुल बच्चों और मित्रों और दोस्तों के साथ और दूर दराज के बच्चों के साथ चैनल के लिंक को और क्लास को शेयर करते रहें। लाइक करने में भी बिल्कुल कंजूसी ना करें। सभी के ऊपर कृपा बनी रहेगी ठाकुर जी की, और सभी को राधे राधे।